ज्वाइन करें हमारे टेलीग्राम चैनल को @SMB इंडिया पे और पाए मार्केट के लाइव अपडेट्स और इंट्राडे ट्रेडिंग आइडियाज़ डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ज्वाइन करें। वीडियो से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन दबाएं और वीडियो के बाद लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। हेलो दोस्तों, वेलकम टू लाइफ एडवाइजर्स। और आप देखना शुरू कर चुके हैं स्टॉक मार्केट टुडे एंड टुमारो, जहां हम हर दिन निफ्टी के और मार्केट के और स्टॉक्स के ट्रेंड के बारे में डिस्कस करते हैं और साथ ही ये डिस्कस करते हैं कि आने वाले दिन में किस तरह से मार्केट का ट्रेंड रह सकता है, और जानते हैं निफ्टी के ओपन इंटरेस्ट के बारे में, चार्ट के बारे में, स्टॉक के चार्ट्स के बारे में, FII DIS के डेटा के बारे में। तो आज की अगर हम बात करें, आज है 9 जून और आज के ट्रेड की बात करें तो हमें एक फ्लैट ओपनिंग देखने मिली। 10,181 पे ये मार्केट ओपन हुआ। प्रीवियस क्लोजिंग जो थी वो 10,167 की थी और आज का हाई हम देखें तो 10,291 है, जो कि एक बहुत अपसाइड हमको यहाँ से 110 पॉइंट का अप मूव देखने को मिला। और साथ ही अगर आज के लो की बात करें तो 10,021 का लो है, जो कि यहाँ से 160 पॉइंट नीचे है। तो आज हमें एक बहुत ज़बरदस्त वोलेटाइल ट्रेड देखने को मिला। लगभग 270 पॉइंट की अपसाइड हमको और डाउनसाइड देखने मिली। और जो मार्केट क्लोजिंग हुई है, मुझे लगता है ये डे लो के आसपास से क्लोजिंग हुई है, जो कि 10,046 के आसपास आती है। तो मेरा ऐसा मानना है कि मार्केट में काफ़ी दिनों बाद हमें एक वॉलेटिलिटी के साथ में और एक बहुत हाई लेवल के ऊपर से हमको एक अच्छी खासी सेलिंग देखने को मिली है, जो कि ये शो करती है कि मार्केट जो है वो थोड़ी सी वीक हो रही है और आने वाले दिनों में हमें जो वीकनेस है वो कंटिन्यू रह सकती है। अगर ओवरऑल मार्केट की बात करें तो हमें ओवरऑल मार्केट के अंदर में हमको सेलिंग देखने के लिए मिली। आप देख सकते हैं कि सारे इंडाइसेस जो हैं वो लाल निशान में हैं। अगर बात करूं तो बड़े जो इंडाइसेस हैं, निफ्टी 50, 100, 200, 500, इनमें हमको 1% की गिरावट देखने को मिल रही है। अगर मिड कैप की बात करें तो यहाँ मिड कैप में हमें जो है वो फ्लैट ट्रेंड देखने को मिल रहा है, ज़्यादा बिकवाली देखने को नहीं मिली। और अगर स्मॉल कैप की बात करें तो यहाँ 1.5% से बेसी की हमें सेलिंग देखने को मिल रही है। अगर इंडिया विक्स की बात करें, ये 2% थोड़ा सा बढ़ता हुआ दिख रहा है, जो कि दर्शा रहा है कि एक वॉलेटिलिटी जो है मार्केट में थोड़ी सी बढ़ गई है और जो अनसर्टेनिटीज़ हैं आगे, उसके कारण मार्केट जो है वो नीचे के तरफ जा सकती है। और इसीलिए हम आज देखें तो एक हायर लेवल से हमको एक शार्प सेल ऑफ देखने को मिला, जहाँ से मुझे ऐसा लगता है कि हमें निकलने का भी मौका नहीं मिला होगा। अगर सेक्टोरल इंडाइसेस की हम बात करें तो सेक्टोरल इंडाइसेस में हम देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी में हमको वीकनेस देखने के लिए मिली है। इसके बाद अगर हम बात करें तो हमें निफ्टी मीडिया में वीकनेस देखने को मिली है, फाइनेंशियल सर्विसेज में वीकनेस देखने मिली है, प्राइवेट बैंक्स में वीकनेस देखने मिली है, PSU बैंक्स में वीकनेस देखने मिली है। JLT में लगभग हमें एकदम फ्लैट ट्रेंड देखने को मिला है और फार्मा हमें 1.84 की तेज़ी हमको देखने मिल रही है। FMCG हमें फ्लैट देखने को मिल रहा है। निफ्टी IT में 1% की गिरावट, निफ्टी मेटल्स में 1% की गिरावट और ऑटो में 1% की गिरावट। तो मेनली जो है वो हमें देख के लग रहा है जो फाइनेंशियल्स है, जो बैंकिंग सेक्टर है, वहाँ पे वीकनेस हमको देखने मिली है। अगर हम निफ्टी बैंक की बात करें तो वो 21,000 के नीचे हमको क्लोजिंग मिली है, जो कि एक वीकनेस का संकेत दे रही है कि निफ्टी बैंक जो है वो ऑलरेडी काफ़ी वीक था और 21,000 के नीचे क्लोजिंग देने का मतलब है हो सकता है आने वाले दिनों में हमको ये 20,000 के आसपास मिले। अभी कब मिलेगा, कल मिलेगा, परसों मिलेगा, ये एक सब्जेक्टिव मैटर है, बट मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में जो निफ्टी बैंक है जो अंडर परफॉर्म कर सकता है, क्योंकि ऑलरेडी इसके अंदर में पुरानी वीकनेस है, साथ में नई फ्रेश वीकनेस के आने के भी आसार हमको दिख रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी हमें जो पोजीशन बनानी चाहिए वो बहुत सोच समझ के बनानी चाहिए। एग्रेसिव लॉन्ग्स हमको बनाना नहीं चाहिए। और बार बार मैं अपने वीडियो में कह ही रहा हूँ कि हमें जो है बहुत कॉशियसली ट्रेड करना है, हमें अपनी पोजीशंस जो है बहुत लाइट रखनी है। इंट्राडे हमें अगर ट्रेड मिलता है तो ही हमें लेके चलना है, कैरी फॉरवर्ड करना है बहुत सोच समझ के, क्योंकि एक दिन मार्केट हो सकता है कि बढ़ेगी, एक दिन मार्केट हो सकता है गिरेगी, तो काफ़ी वॉलेटाइल रह सकता है। इसी बेसिस पे मैंने ये कहा था कि मार्केट जो है वो हमें बहुत सोच समझ के ट्रेड करनी है, जो कि मुझे लगता है कि मार्केट ने आज एक ऊपरी स्तरों से गिरावट दिखा के आपको दिखा दी होगी कि मार्केट जो है वो बहुत वॉलेटाइल है, बहुत अनसर्टेन है और मार्केट में जो है स्टेबिलिटी जो है वो अभी तक नहीं लौट के आई है। तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में हमें कमज़ोरी देखने को मिले और इससे ज़्यादा शार्प सेल ऑफ जो है वो हमको देखने के लिए मिल सकता है। तो मैंने आपके सामने निफ्टी का चार्ट रखा है और अब हम डिस्कस करेंगे निफ्टी के चार्ट के बारे में।
तो जैसा मैंने ये पैरेलल लाइंस ड्रॉ की थी कि मार्केट में जो है वो हमें इस तरह के पैटर्न देखने को मिल रहा है और आगे हो सकता है कि इसी पैटर्न में मार्केट आगे कंटिन्यू करे। तो मैंने आपको कहा था कि मार्केट हो सकता है कि इसी पैटर्न में अगर कंटिन्यू करेगा तो 9600 के लेवल तक हमको देखने के लिए मिल सकता है। और ये लास्ट 2 कैंडल्स जब हमने यहाँ पे देखा था तो यहाँ से हमें लग रहा था कि रिवर्सल होगा, लेकिन ऐसा रिवर्सल का हमें संकेत नहीं मिला। हालांकि जो कैंडल्स बन रही थी ये कंटिन्यूएशन था कि यहाँ पे जो है जो बुल्स है वो थक गए हैं, लेकिन इसने मुझे लगता है कि एक साइडवेज मूवमेंट देख के 2 दिन तक और मार्केट को रैली देने की कोशिश की है, पर फिर भी ये अनसक्सेसफुल रहे हैं मार्केट को और हायर ले जाने में। और यहाँ से हमें एक सेल ऑफ देखने को मिल रहा है और अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि अब ये पैटर्न जो है लगभग 10,000, अगर 10,000 के नीचे जाता है तो 10,000 के नीचे जाने के बाद इमीडिएटली हमको नेक्स्ट 3-4 दिन के अंदर 9,600 देखने को मिल सकता है, जो कि एकदम कंफर्म पैटर्न हमको यहाँ पे देखने मिलेगा। क्योंकि अभी भी मेरा सिर्फ एक छोटा सा कंसर्न है, वो है जब तक ये 10,000 के नीचे क्लोज नहीं करता तो जो वीकनेस है ये वीकनेस कंटिन्यू नहीं रहेगी और 9,600 का लेवल जो है वो हमको देखने नहीं मिलेगा। तो कल के डेट में हमें क्या करना चाहिए? तो मैंने जिस तरह से आज सबको इन्फॉर्म किया, सबको वार्न किया कि मार्केट में एक सेल ऑफ देखने मिल सकता है 10,140 के आसपास, मैंने आपको वार्न किया था। और सिमिलरली हमको वहाँ से 100 पॉइंट की 100 क्या है मैं कहूँ 120 पॉइंट की हमको जो है डाउन साइड देखने मिला और क्लोजिंग जो है लगभग 100 पॉइंट नीचे हमको देखने मिल रही है। तो सिमिलरली मेरा कहना यही है कि कल के डेट में अगर मार्केट ऊपर भी खुलती है, अगर सपोज कीजिए 10,100 के आसपास भी मार्केट खुलती है, जो कि मुझे हाईली अनलाइकली लग रही है, लेकिन फिर भी अगर मार्केट 10,100 पे खुलती है तो मुझे ऐसा लगता है हमारा शॉर्ट का व्यू रहना चाहिए। जैसे ही मार्केट 10,000 के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे बंद होगा तो मुझे लगता है कि सेल ऑफ जो है वो और कंटिन्यू होगा और 9,600 के लेवल जो है वो बहुत इजीली अचीवेबल होंगे। तो अभी हमारा स्टांस ये रहना चाहिए कि अभी हमें कोई ट्रेड नहीं लेना है, हमें नो ट्रेड जोन में अभी जो है वो रहना है और हमें एक अच्छे ट्रेड के लिए, चाहे वो शॉर्ट हो चाहे लॉन्ग हो, उसके लिए हमें वेट करना चाहिए। और नेक्स्ट 1-2 दिन जो है वो ट्रेड नहीं ही करें, या फिर अगर ट्रेड करें भी तो बहुत कॉशियसली करें। हमें बहुत एग्रेसिव शॉर्ट भी नहीं बनाना है और हमें एग्रेसिव लॉन्ग्स भी नहीं बनाना है। तो यही हमारी अभी स्ट्रैटेजी रहेगी, क्योंकि अभी मार्केट जो है वो एक ऐसे जोन में आ चुका है जहाँ से वापस ये बाउंस बैक हो सकता है और जहाँ से ये वापस नीचे की तरफ जा सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे इस जगह पे हमें बहुत सोच समझ के अपनी पोजीशन बनानी है। जब तक 10,000 के नीचे नहीं जाता है हमें कोई एग्रेसिव शॉर्ट नहीं बनाना है, और जब तक ये 10,150 या 10,100 के ऊपर नहीं टिकता है तब तक हमें वापस से लॉन्ग नहीं बनाने हैं। डाउनलोड करें लाइव कनेक्ट ऐप और पाएं लेटेस्ट न्यूज़ फीड, लेटेस्ट वीडियोस और देखें लाइव टीवी ऑन द गो, जी बिजनेस, CNBC आवाज़, CNBC TV 18 जैसे चैनल्स, और फॉलो करें हमें सोशल मीडिया पे जैसे हमारे टेलीग्राम, कोरा, ट्विटर और फेसबुक पर। तो बात करें अगर चेंज इन ओपन इंटरेस्ट की, तो आप देख सकते हैं कि हमें आज जो नया कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग देखने को मिल रही है, बड़ी अजीबोगरीब चार्ट हमको देखने के लिए मिल रहा है। और अगर हम पुट राइटिंग की बात करें तो ना के बराबर हमको पुट राइटिंग जो नई है वो देखने के लिए मिल रही है, लेकिन कॉल राइटिंग हमें बहुत काफ़ी अच्छी क्वांटिटीज़ में देखने मिल रही है। मोर देन 1 मिलियन की कॉल राइटिंग हमको 10,100 में देखने मिल रही है, 10,200 पे देखने के लिए मिल रही है, और लगभग 10,500 पे हमें 1 मिलियन के आसपास की देखने के लिए मिल रही है, जो कि क्लियरली शो करता है कि जो बुल्स का जो कॉन्फिडेंस, जो बियर्स का जो कॉन्फिडेंस है वो वापस लौटते हुए दिख रहा है हमको। और नीचे अगर हम बात करें तो हमें जो बुल्स का जो फियर है वो देखने के लिए मिल रहा है। 10,000 के नीचे की अगर बात करें तो हमें बहुत ही इनसिग्निफिकेंट क्वांटिटी मिल रही है पुट राइटिंग की, और 10,000 के ऊपर बात करें तो 10,000, 10,100, 10,200 इन तीनों लेवल्स पे हमको पुट अनवाइंडिंग देखने को मिल रही है। नई पुट राइटिंग नहीं होने का क्लियर एक मतलब ये है कि वो और रिस्क लेना नहीं चाहते हैं, और ऑलरेडी जो पुट्स है वो अपने काफ़ी हाई वैल्यूज़ पे अभी ट्रेड हो रही है, क्योंकि मार्केट जिस तरह से नीचे गिरा है उस हिसाब से मुझे लगता है कि बहुत लोगों को एग्जिट का मौका भी नहीं मिला होगा और पुट्स की डिमांड भी काफ़ी बढ़ गई होगी। तो मुझे लग रहा है कि नई पुट राइटिंग हायर लेवल्स पे भी या हायर प्राइजेस पे भी नहीं होना एक ही अपने आप में संकेत दे रहा है कि जो मार्केट है वो नीचे की तरफ या फ्लैट रह सकता है। तो ये एकदम क्लियरली हमको यहाँ से दिख रहा है कि अब जो रेंज है वो लगभग 10,100 के नीचे की हमको देखने मिल रही है, और नीचे अगर देखूँ तो 9,900 की रेंज भी हमको देखने मिलेगी। तो 9,900 से 10,100 की रेंज हमको देखने मिल रही है, और नई पुट राइटिंग नहीं होने का जो क्लियर मतलब है वो यही है कि मार्केट जो है वो नीचे की शिफ्ट होने के लिए कोशिश करेगा। अगर क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट में हम देख पा रहे हैं जो कॉल राइटिंग वो 10,100 पे सबसे ज़्यादा हमको यहाँ देखने मिल रही है, 10,100 के आसपास हमको देखने के लिए मिल रही है। 10,100 के ऊपर देखें तो काफ़ी हैवी कॉल राइटिंग हमको देखने मिल रही है, और नीचे अगर देखें तो काफ़ी हैवी पुट राइटिंग देखने मिल रही है। लेकिन अगर अब हम कंपैरिजन करें पुट राइटिंग और कॉल राइटिंग का, तो मुझे ऐसा लगता है कि अब जो कॉल्स है
वो ज़्यादा हेवी पड़ रही है इन कंपैरिजन टू पुट्स। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे जो है अब वो जो ट्रेंड है वापस से नेगेटिव होता हुआ हमको नज़र आ रहा है और नीचे के लेवल्स पे मुझे लगता है कि वापस से मार्केट जा सकता है। 10,100 पे जिस हिसाब से कॉल्स खड़ी हुई है और एक्सपायरी हमारी पास में है, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो मार्केट है वो नीचे की तरफ खसकना चालू हो जाएगा और 10,000 का जो लेवल है यहाँ पे हमें एक पुट राइटिंग देखने को मिल रही है, कॉल राइटिंग देखने को मिल रही है और 10,100 के लेवल पे हमें पुट राइटिंग देखने को मिल रही है, जो ये दर्शा रहा है कि मार्केट जो है वो 10,000 से 10,100 के बीच में भी रह सकता है और मार्केट एक बार नीचे के लेवल्स भी अटेम्प्ट कर सकता है। अगर मार्केट 10,000 के नीचे जाता है तो हमें 10,100 की जो पुट राइटिंग है, 10,200 के पुट राइटिंग है, यहाँ पे हमको अनवाइंडिंग जल्दी से देखने को मिलेगी कल के दिन में। लेकिन सर्टेनली जो मुझे बात समझ में आ रही है कि मार्केट जो है वो 10,100 के ऊपर में यहाँ पे कैप होता हुआ मेरे को नज़र आ रहा है और अगर नीचे की बात करूँ तो 9,900 का लेवल मुझे दिख रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट जो है वो थोड़ा सा हो सकता है वोलेटाइल ट्रेड हो या फ्लैट ट्रेड हो, लेकिन मार्केट जो है वो अब फ्लैट टू नेगेटिव ही ट्रेड करेगा। अब मुझे ऊपर के जो लेवल्स है वो थोड़े कम अब नज़र आते हैं जिस हिसाब से कॉल राइटिंग खड़ी हुई है। और कॉल राइटिंग के साथ साथ अगर मैं देखूं तो मुझे जो नज़र आ रहा है वो कोई पॉजिटिव क्यूज़ भी मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं और नेगेटिव क्यूज़ की बात करूं तो नेगेटिव क्यूज़ भी अभी कोई मेजर नहीं है, लेकिन मार्केट का सेंटीमेंट जो है वो पहले भी नेगेटिव था। तो मुझे लगता है कि अभी जो थोड़ी पॉजिटिविटी आई है वो आने वाले दिनों में मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है कि नेगेटिव टेरिटरी में चली जाए, तो सेंटीमेंट भी जो है वो धीरे धीरे हो सकता है कि वापस नेगेटिव की तरफ शिफ्ट हो जाए। तो हमें बहुत कॉशियसली ट्रेड करना है, हमें बहुत स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेड करना है और जो तेज़ी की पोजीशंस है वो जितनी कम से कम हो वो बनानी है। और मंदी की पोजीशन भी मैं अगर कहूँ तो अभी हमें नहीं बनानी है, मंदी की पोजीशन हमें बनानी है 10,000 के बाद में, कि मार्केट जब 10,000 वायलेट करेगा उसके बाद में हो सकता है कि हमें नेक्स्ट 2-4 दिन तक एक जो है वो फ्लैट टू नेगेटिव या नेगेटिव ट्रेड हमको देखने के लिए मिलेगा। और अभी के स्तर पे भी मैं कह रहा हूँ कि फ्लैट टू नेगेटिव ही रहेगा। तो जो भी है अभी मेरा दोनों साइड के में पोजीशन बनाने का कोई मूड नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि एक बार हमें वेट एंड वॉच करना चाहिए, मार्केट में किस तरह से ट्रेड हो रहा है उस हिसाब से हमें जो है उसका फॉलोअप करना चाहिए। तो अभी नो ट्रेड जोन में मार्केट फंसा हुआ है, इस लेवल्स पे एग्रेसिव शॉर्ट्स और लॉन्ग दोनों ही अवॉइड करने चाहिए। तो FII DIIs की एक्टिविटीज़ की बात करें तो हमें यहाँ पे FIIs जो है 6,500 करोड़ का माल खरीदते हुए दिख रहे हैं और 6,011 करोड़ का माल इन्होंने बेचा है। नेट में 490 करोड़ की यहाँ पे बाइंग दिख रही है। तो FIIs हमें जो है वो पॉजिटिव दिख रहे हैं। और DIIs की अगर बात करें तो DIIs 4,043 करोड़ का बाई किया है और सेल किया है इन्होंने 4,776 करोड़ का, और नेट वैल्यू जो है 733 करोड़ की हमको देखने मिल रही है। और यहाँ पे हमें एक नेगेटिव जो सेंटीमेंट है वो देखने मिल रहा है। तो यहाँ अगर हम देखें कि ओवरऑल जब भी मार्केट पॉजिटिव जाता है तो हमें FII जो है वो बायर्स मिलते हैं और DIIs वो सेलर मिलते हैं, और जब मार्केट नीचे आता है तो FII सेलर मिलते हैं और DIIs पॉजिटिव मिलता है। बट यहाँ पे जो अभी स्टांस बना हुआ है वो एकदम उल्टा है नॉर्मल मार्केट से। तो ये DIIs का जिस तरह से मुझे नेगेटिव ट्रेंड दिख रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि ये और सेल ऑफ कंटिन्यू हो सकता है बिकॉज ऑफ द रीज़न ऑफ रिडेम्पशन, कि अभी जो मार्केट में म्यूचुअल फंड्स या SIPs लोगों की जो चल रही है वो लोग बंद कर रहे हैं। क्योंकि बीइंग ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, मैं एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, तो मुझे पता है कि मार्केट में किस तरह से काम हो रहा है, लोगों के सेंटिमेंट्स क्या है। जो लोग सैलरीड हैं या जिनकी जो पूंजी है वो बहुत कम है, वो अब अपनी नई पूंजी नहीं लगा रहे हैं, नया निवेश नहीं कर रहे हैं, अपनी SIPs टर्मिनेट कर रहे हैं, क्योंकि कुछ लोगों की जो सैलरी है वो भी उन्हें पूरी नहीं मिली है। तो वो अब जो है अभी कुछ टाइम के लिए मुझे ऐसा लगता है वो SIPs मजबूरी में बंद कर रहे हैं, वो नहीं चाहते हुए भी उन्हें SIPs क्लोज करनी पड़ेगी। साथ ही में कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्हें इमरजेंसी फंड्स की ज़रूरत है, और हो सकता है कि कुछ लोग इस तरीके से भी हैं जिनकी अभी तक जो फैक्ट्रीज़ है, ऑफिसेज़ है वो चालू नहीं हुई है, तो उन्हें फ़ंड्स की दरकार है। तो इसलिए वो अपना जो इन्वेस्टमेंट है वो भी रिडम्पशन करने में लग रहे हैं। भले ही उन्हें लॉस हो रहा है लेकिन वो रिडम्पशन करने के लिए अग्री हैं और मजबूर हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी जिस हिसाब से डेटा आ रहा है ये हमें और नेगेटिव डेटा यहाँ पे देखने को मिलेगा, और हो सकता है कि मार्केट में नॉर्मल जिस तरह से ट्रेड होता है उसी हिसाब से नेगेटिव ट्रेड ही हमको यहाँ देखने के लिए मिलेगा। अगर FII DIIs के इंडेक्स फ्यूचर ऑप्शंस की बात करें तो इंडेक्स फ्यूचर्स में इन्होंने 5,620 करोड़ की बाइंग करी है और सेलिंग करी है 6,000 करोड़ की। तो यहाँ नेगेटिव डेटा जो है हमें मिल रहा है 440 करोड़ के आसपास। ऑप्शंस की बात करें 1,89,375 और 1,89,370, तो यहाँ पे 5 करोड़ की बाइंग मिल रही है। अगर स्टॉक फ्यूचर्स की बात करें तो यहाँ पे 19,409 करोड़ की बाइंग देखने मिल रही है और 19,130 करोड़ की सेलिंग देखने मिल रही है। तो लगभग हमें यहाँ पे 270 करोड़ की यहाँ पे बाइंग देखने मिल रही है। स्टॉक ऑप्शंस की बात करें तो
4,698 करोड़ की बाइंग मिल रही है, 4,676 करोड़ की सेलिंग मिल रही है। तो नेट में अगर मैं कहूँ तो यहाँ पे भी हमें 24 करोड़ की यहाँ बाइंग देखने मिल रही है, 24 या 22 करोड़ की यहाँ पे बाइंग देखने को मिल रही है, जो कि एक डेटा न्यूट्रल हमें दिखा रहा है कि यहाँ पे जो क्यूज निकल के आ रहा है यहाँ पे बहुत मेजर नहीं है। मुझे लगता है कि जब भी बाइंग कर रहे हैं तो ये इंडेक्स फ्यूचर को शॉर्ट करके वहाँ पोजीशन बना के अपना जो है पोर्टफोलियो जो है वो हेज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो लगभग मुझे यहाँ पे एफआईआईज जो है वो न्यूट्रल लग रहे हैं और डीआईआईज यहाँ पे नेगेटिव लग रहे हैं, जिसके कारण जो मार्केट में हमको जो गिरावट है वो देखने के लिए मिल रही है। और ये हो सकता है कि कुछ दिन के लिए कंटिन्यू हो, क्योंकि जिस तरह से पैटर्न है म्यूचुअल फंड, बीइंग अ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, मैं लोगों के पैटर्न्स देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ, उनकी रिक्वायरमेंट समझ रहा हूँ। साथ ही साथ मैं ये भी समझ रहा हूँ जिस तरह से मुझे म्यूचुअल फंड कंपनीज के कॉल आते हैं फॉर इन्वेस्टमेंट्स, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग जो म्यूचुअल फंड हाउसेज जो कभी परवाह नहीं करते थे इन्वेस्टमेंट के बारे में, जो कभी कॉल नहीं करते थे, जिन्होंने कभी अच्छी मार्केटिंग नहीं करी, अब मैं उनका नाम तो नहीं ले सकता, लेकिन मुझे इतना ज़रूर समझ में आ रहा है कि जिस तरह से लोग बार बार परस्यू कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए, इससे क्लियरली समझ में आ रहा है कि मार्केट में जो इन्फ्लो है म्यूचुअल फंड का वो काफ़ी कम हो चुका है, और जो भी हो रहा है वो बीइंग ऑन अ रिलेशनशिप बेसिस या फिर फोर्सफुली जो है वो लोग ना चाहते हुए भी कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो म्यूचुअल फंड डेटा है या डीआईएस का जो डेटा है, और साथ में डीआईएस में इंश्योरेंस कंपनीज भी है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी बहुत लोग जो है अपनी इंश्योरेंस की प्रीमियम नहीं दे पा रहे हैं। अब जो नई इंश्योरेंस बना रहे हैं वो भी नहीं बना पा रहे हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे डीआईएस का जो डेटा है वो हमें कुछ दिन के लिए नेगेटिव देखने को मिल सकता है। और अगर एफआईएस का फ्लो बनता भी है तो वो हो सकता है कि बनेगा, क्योंकि अगर यूएस में या अगर हम यूरोपियन मार्केट की अगर हम बात करें तो वहाँ पे ऑलमोस्ट जो इंटरेस्ट रेट्स है वो ज़ीरो हो चुके हैं, और वहाँ से उनका जो फंड है वो बहुत ही चीप में अवेलेबल है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर उनका पैसा यहाँ पे आ भी रहा है तो भी वो करेंसी के टर्म्स में, क्योंकि अगर डॉलर एप्रिशिएट होगा तो भी वो वहाँ से पैसा कमा के निकल जाएंगे। ज्वाइन करें हमारे टेलीग्राम चैनल को @SMB इंडिया पे, और पाए मार्केट के लाइव अपडेट्स और इंट्राडे ट्रेडिंग आइडियाज़ डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ज्वाइन करें। तो चलिए बात करते हैं कुछ स्टॉक्स की। तो पहला जो स्टॉक के बारे में बात करूँगा मैं वो है ग्लेनमार्क का। तो ग्लेनमार्क में जैसे हमें कुछ दिन से एक साइडवेज मूवमेंट देखने मिल रहा है लास्ट 3-4 दिन से, तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे भी साइडवेज मूवमेंट है जो हो सकता है कि बना रह सकता है, और ऊपर के लेवल्स जो हैं वो मुझे लगता है कि देखने शायद ना मिले अभी। और तो हमें यहाँ पे स्ट्रेटजी ये रखनी है कि अगर ये जो है 390 के नीचे निकलता है तो हमें इसमें हो सकता है कि एक बार सेल पोजीशन बनानी पड़े, लेकिन मुझे ऐसा लगता है सेल पोजीशन भी जो है 390 में बहुत ज़्यादा नीचे के टारगेट्स हमको देखने नहीं मिलेंगे। लगभग हो सकता है कि मुझे 370 के आसपास के टारगेट्स इसमें देखने मिल सकते हैं आफ्टर 390। लेकिन अभी इसमें क्योंकि एक बुलिश पैटर्न बना हुआ है तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें सेल करना ठीक नहीं होगा। लेकिन हालांकि इसके अंदर में अगर फ्रेश खरीदारी की मैं बात करूं या फ्रेश इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो मुझे ऐसा लगता है कि ये 415 के ऊपर जब निकलेगा तब इसमें हमें फिर वापस से जो है एक बुलिश फॉर्मेशन या अपसाइड देखने को मिलेगा, जो कि हमें 450-500 तक के लेवल्स इसमें दिखाएगा। तो मुझे लगता है कि ज़्यादा बेटर है कि हम इसके मूवमेंट को ट्रैक करके इसमें लॉन्ग पोजीशन जो है वो बनाने का इसमें ध्यान रखें कि हमें कब इसमें एक नई लॉन्ग पोजीशन बनानी है, और अगर हम पुरानी पोजीशन है तो हमें 390 के स्टॉप लॉस के साथ इसे होल्ड करनी है। और चूंकि मैंने ये बहुत पहले एक बार ये दिया था और इसमें बहुत अच्छा मोमेंटम जो है वो हमको देखने मिला है आफ्टर 360, तो मुझे ऐसा लगता है कि 390 के स्टॉप लॉस के साथ में हमें इसे होल्ड करना चाहिए। और अगर फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना है तो मुझे लगता है 415 के ऊपर जब ये निकलेगा तो 415 के ऊपर में निकलने के बाद में हमें 450 और 500 तक के टारगेट्स के लिए इसमें खरीदारी करने के लिए चलनी चाहिए। अगला स्टॉक है बायोकॉन का। तो बायोकॉन का इधर में मुझे एक बेरिश पैटर्न यहाँ देखने को मिल रहा है। हालांकि अभी भी क्लोजिंग बेसिस पे मैं देखूँ तो ये कंसोलिडेशन फेज मुझे दिखा रहा है, तो हो सकता है कि ये इस जगह पे कंसोलिडेट करे 380 के यहाँ लेवल से, हो सकता है कि ये वापस बाउंस बैक इसको यहाँ पे मिले। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये कंसोलिडेशन जोन में चल सकता है। लेकिन अगर ये कल के डेट में अगर ये नीचे की तरफ जाता है और ये मुझे काफ़ी 1 घंटे तक अगर 375 के नीचे रहता है तो मुझे लगता है कि एक छोटे टारगेट के लिए जो कि 365, जो कि सिर्फ 3-4% की जो गिरावट है वो मुझे लगती है कि इसके अंदर हो सकती है। तो 365 के टारगेट के लिए 375 के बाद हम इसे शॉर्ट करके चल सकते हैं। लेकिन अगर ऊपर के लेवल्स की बात करूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि एक रेंज बाउंड मूवमेंट मिलेगा 380 से 400 के बीच का। तो इस रेंज में हमें क्या है कि कोई ट्रेड नहीं करना है। अगर हमारी ऑलरेडी लॉन्ग पोजीशन बनाई हुई है तो हम उसे होल्ड कर सकते हैं, और अगर हमें एग्जिट करना है तो मुझे लगता है कि एक बार 365 का अगर लेवल टूटता है तो 365 के लेवल के बाद में हमें इसमें शॉर्ट पोजीशन या हमारी जो पोजीशन है वो काट लेनी चाहिए। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि इसके अंदर में 365 का लेवल जो है वो टूटना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि इसने काफ़ी अच्छा एक जो फॉर्मेशन है वो बना के उसके बाद में ये ऊपर आया है, तो इसका जो सपोर्ट है वो बहुत स्ट्रांग है। तो मुझे ऐसा लगता है ये कंसोलिडेशन फेज़ में चलेगा अभी, और उसके बाद ही ये कोई नई फ्रेश मूव देगा।
तो 380 से लेकर 400 के बीच में हमें कोई भी बाई नहीं करना है, और हमें जो इसमें स्टॉप लॉस लगाना है या अगर हमें सेलिंग करनी है इसके अंदर में, तो 375 के बाद में हमें इसमें सेल करके 365 के टारगेट्स के लिए चेज करना है। अगर 365 ब्रेक करता है तो हो सकता है कि हमें नेक्स्ट जो टारगेट देखने मिले 345 का यहाँ देखने के लिए मिले, जो कि मुझे बहुत हाईली अनलाइकली लग रहा है, क्योंकि काफ़ी टाइम से हम देख रहे हैं कि जो ये फार्मा जो सेक्टर है वो एक कंसोलिडेशन जोन में चल रहा है, और इसमें नए जो फ्रेश बाइंग है वो मुझे लगता है जब मार्केट नीचे जाएगा तभी हमें इसमें जो है बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिलेगा, और जो कि मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में मार्केट जो है वो काफ़ी नीचे जाने वाला है, तो हो सकता है कि इसके अंदर बाइंग इंटरेस्ट जो है वो वापस लौट के आए। तो इसमें फ्रेश मूवमेंट जो है वो 400 के बाद में मुझे लगता है कि इसके अंदर और बड़ी जो तेज़ी है वो 400 के बाद आएगी, और उसके बाद में हमें एक अच्छा खासा मूव देखने को मिलेगा। अगला स्टॉक है IGL का। तो IGL की अगर बात करूं तो IGL में मुझे यहाँ पे जो एक सपोर्ट पे नज़र आ रहा है कि एक सपोर्ट पे खड़ा है 463 के। इसका जो लास्ट सपोर्ट है वो 440 का है। अगर ये 440 के नीचे जाता है तो एक काफ़ी शार्प फॉल हमको देखने के लिए मिल सकता है, और ये मुझे लगता है कि नीचे जो इसके सपोर्ट है वो काफ़ी नीचे में है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर 440 के नीचे जाता है विद ए स्टॉप लॉस ऑफ 450, हम इसके अंदर सेल कर सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ 420 400। इस टारगेट्स के लिए, इस लेवल्स के लिए हम इसे शॉर्ट कर सकते हैं। अगर ऊपर के लेवल की बात करूँ तो मुझे लगता है कि हो सकता है कि यहाँ से इसे बाउंस बैक मिले या पुल बैक मिले। अगर इसमें पुल बैक मिलता है तो मुझे लगता है कि इमीडिएटली जो है 500 के लेवल्स तक के लिए वापस ये तैयार हो सकता है। तो मुझे लगता है कि आफ्टर 480 480 जब ये क्रॉस करेगा तो वापस इसमें 500 का जो मूव है वो आएगा, लेकिन 480 से जो 460 का जो लेवल है ये एक नो ट्रेड जोन है। यहाँ पे इस बीच में हमें कोई ट्रेड नहीं लेना। तो 480 के अबव में हमें बाई करना है और 440 के लेवल्स के नीचे हमें सेल करना है। तो इसमें ये एकदम क्लियर पैटर्न बना हुआ है, और मुझे लगता है कि 480 के बाद में एक अच्छा इसमें मूवमेंट मिल सकता है हमें, और ये जब अपने 510 के जो लेवल्स है वो जब क्रॉस करेगा तो और इसमें हायर लेवल्स हमको देखने मिलेंगे, और 440 के नीचे जाता तो हमें नीचे के लेवल्स देखने मिलेंगे। अगर हमें सेल करना है तो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा 450, और अगर हमें बाई करके चलना है तो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा 465। तो इन लेवल्स के साथ में हमें इसमें ट्रेड करना है। अगर मैं बात करूं डॉक्टर रेड्डीज की, तो मैंने 2-3 दिन पहले ये स्टॉक डिस्कस किया था कि इसके अंदर एक जो ब्रेकआउट है वो हमें देखने मिलेगा। आज अगर क्लोजिंग बेसिस की बात करूं तो ये मुझे एकदम क्लियरली एक ब्रेकआउट यहाँ पे देखने के लिए नज़र आ रहा है, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि कल अगर ये स्टॉक ऊपर की तरफ जाएगा तो ये मुझे 5 से 10% का जो मूवमेंट है वो यहाँ से और देखने मिलेगा। 5 से 10% का मूवमेंट का मतलब है कम से कम हमें 4500 के लेवल्स यहाँ पे जो है वो देखने के लिए मिलेंगे। तो हमारा फोकस रहना चाहिए डॉक्टर रेड्डीज के ऊपर में, और यहाँ पे जो स्टॉप लॉस है वो बहुत ही छोटा सा स्टॉप लॉस रहेगा। मुझे लगता है कि अगर हम 1:5 का अगर इसमें रेशियो लेके चलते हैं तो हमारा स्टॉप लॉस जो है वो लगभग 4050 के आसपास आता है, जो कि यहाँ से 70 पॉइंट नीचे है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो है वो बहुत ही फेवरेबल है, और इसके अंदर अपमूव जो है वो काफ़ी पॉसिबल है, क्योंकि ये एक ब्रेकआउट जो है इसमें क्लियरली क्लोजिंग बेसिस पे हमको देखने मिल रहा है, और हमें 4500 के लेवल्स इसमें देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस हमारा इसमें 4050 का रहेगा। और अगर सेलिंग की बात करूँ तो अभी इसमें सेल पैटर्न बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ इसके अंदर में मुझे जो दिख रहा है वो बाई दिख रहा है। अगला स्टॉक है इंडिगो का। तो इंडिगो में हम अगर अभी करंट पोजीशन देखें तो ये अपने करंट सपोर्ट, जो पहला सपोर्ट इसका 1080 का है वो हमें देखने के लिए मिल रहा है। मुझे लगता है कल के डेट में अगर और नीचे जाता है तो हमें इसमें 1020 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो कल ये अगर नेगेटिव खुलता तो मुझे लगता है कि हमें इसमें सेल पोजीशन बनानी चाहिए विद टारगेट ऑफ 1020। अगर 1020 के नीचे आता है तो मुझे लगता है 980 के लेवल्स भी हमको देखने मिलेंगे। तो इसमें जो पैटर्न है वो क्लियरली मुझे ऐसा लगता है कि एक सेल पैटर्न बन रहा है, और जिस हिसाब से इसमें सेलिंग देखने को मिली है, बड़ी बड़ी कैंडल्स जो हमें यहाँ पे एक बेयरिश एनगल्फिंग पैटर्न यहाँ पे देखने को मिल रहा है। कैंडल अगर हम देखें तो यहाँ पे एक बेरिश एनगल्फिंग हमको देखने मिल रहा है, और इसका कंटिन्यूएशन जो है वो हमको यहाँ देखने मिला। तो हो सकता है कि हमें आने वाले दिनों में और इसके अंदर जो है वो डाउन साइड देखने मिले। तो पहला टारगेट हमारा इसके अंदर रहेगा 1020 का, सेकंड टारगेट जो रहेगा वो 980 का, और इसका जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो बना हुआ है 950 का। 950 के नीचे जाने के बाद में और नीचे के दिखा सकता है। हालांकि मैं इसके अंदर में इतनी ज़्यादा मंदी नहीं करना चाहता, बट जिस तरह से हमें इसमें पैटर्न देखने को मिल रहा है तो हमें जैसा मार्केट दिखाएगा, प्राइजेस दिखाएगा, उसी हिसाब से हमें चलना होगा। 1020 के बाद में 980 फिर 950। इस केस में हमारा स्टॉप लॉस जो है वो बहुत ज़्यादा छोटा रहेगा, और मुझे लगता है स्टॉप लॉस इसके अंदर में हमारा रहेगा वो है 1110 रुपये का। इस स्टॉप लॉस के साथ में हमें इसे सेल करके चलना है। अगला स्टॉक है PVR का। तो PVR में हमने जैसे देखा था कि इधर में ये जो है एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन इसने बनाया था, और उसके बाद में इसने अपमूव दिया है। तो अपमूव में हमको कम से कम देखे तो 10% या 12% का हमको अपमूव देखने के लिए मिल गया इसके अंदर में। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अब ये वापस जब नीचे आ गया है तो हो सकता है कि अपना जो सपोर्ट है ये
सपोर्ट के ऊपर में खड़ा हुआ है और ये सपोर्ट ब्रेक होगा तो नेक्स्ट सपोर्ट इसका इमीडिएटली 1000 रुपये के ऊपर में है। तो इसमें 8% का जो डाउन साइड है वो मुझे क्लियरली दिखाई देता है। तो अगर ये कल नीचे की तरफ जाता है तो 1000 रुपये का पहला टारगेट रहेगा इसमें, और दूसरा जो टारगेट रहेगा वो मेरे को लगता है 980 के आसपास रहेगा। तो ये 2 टारगेट के लिए हमें इसको जो है सेल करके चलना है। और ऊपर में जो स्टॉप लॉस है वो स्टॉप लॉस हमारा रहेगा 1110 रुपये का। तो 1110 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ में हम इसमें सेल पोजीशन जो है वो बना सकते हैं। तो आज की बात को मैं यहीं पे वाइंड अप करूंगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपने हमारा एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड नहीं किया हो तो वो आप डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से। साथ ही आप टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। गुड नाइट।